एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRE स्टेडियम में। कैसे हो आप सब? आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। जो हमारी पिछली कक्षा राजस्थान के इतिहास में, मेवाड़ का इतिहास में हम बात कर रहे थे, आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो ये चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्जाम में उठा के देख लेना कि जो मेवाड़ के इतिहास में जो रतन सिंह के लेकर जो आगे बात करेंगे, हर एक एग्जाम में या तो कला संस्कृति से क्वेश्चन बनता है या उनकी जो इतिहास है उससे क्वेश्चन बनता है। तो आज की क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस मत करना। और आप सभी इस वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि आपके साथ साथ उन भाई बहनों की भी तैयारी होगी जो अभी वर्तमान में कोविड-19 के कारण कोचिंग संस्थान में नहीं जा सकते हैं या किसी परिस्थिति में वो घर के कार्य में बिजी है, तो आराम से घर बैठे वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज के वीडियो में मैं ऐसा फैक्ट बताऊंगा कि शायद ही कोई कोचिंग वाला आपको बताया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है मेवाड़ के इतिहास में हम बात कर रहे थे, उसी क्रम में आप शुरू करेंगे आगे। तो बात कर रहे थे हम मेवाड़ का इतिहास। पिछले वीडियो में हमने बात की थी रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह एक बार वापस से आपको समझा देता हूं। इसके जो समकालीन शासक था, समकालीन, देखो आपको मैं मैप के माध्यम से समकालीन शासक था एके बोले तो अलाउद्दीन खिलजी, याद रखना। ये हमारा राजस्थान का मैप आकृति वैसे पतंगाकार है, तो आप इसको ये राजस्थान का मैप समझ लेना, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का टीचर नहीं हूं तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, ये राजस्थान है, ये हमारा आ गया चित्तौड़। एके दिल्ली में, कहाँ है? दिल्ली में। ये आक्रमण करता है इस पर 1303 में। ठीक है ना। यहां का जो शासक है वो है रतन सिंह। ये केसरिया करता है, वह रानी पद्मावती जौहर करती है। ठीक है ना। तो केसरिया कौन करता है? रतन सिंह, रानी पद्मावती जौहर करती है। उसके बाद एके, ये जो चित्तौड़ का भार है, ये किसको सौंपता है? अपने बेटे खिजरा खां को। किसको? खिजरा खां को। और इस चित्तौड़ का नाम परिवर्तन करके क्या करता है? खिजराबाद। पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि एके ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 में, और उसके बाद चित्तौड़ का नाम परिवर्तन करके क्या रखा था? खिजराबाद। ठीक है, तो अब यह शासक बन गया खिजरा खां, लेकिन ये भी लंबे समय तक शासन कर नहीं पाता है, स्थानीय शासकों के द्वारा परेशान किया जाता है। तो ये खिजरा खां यहाँ का एक जो शासक है चौहान वंश का शासक, चौहान वंश है, जिसका नाम है मालदेव। मालदेव वो जोधपुर वाला नहीं, ये है मुच्छला मालदेव। मुच्छला जो सोनगरा चौहान है, सोनगरा चौहान जालौर में चौहान वंश चल रहे थे, जिसमें ये कानक देव का भाई है कौन? मालदेव। ठीक है ना। ये सोनगरा भाई यहाँ चला जाता है और खिजरा का इसको चित्तौड़ का राज्य सौंप के चला जाता है। तो चित्तौड़ पर 1303 से एके का मतलब अधिकार हो जाता है। उसके बाद खिजरा का भार रहता है, लेकिन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता है, और उसके बाद मालदेव को ये शासन इसका कार्यभार सौंप के वापस दिल्ली चला जाता है। ठीक है ना। तो ये था हमारा 1303 तक की बात। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, आप इसको एक बार जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दो। देखो, शेयर करने में कंजूसी मत करो, क्योंकि हम आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, अब हम यही बात करेंगे। फिर से आपको राजस्थान के मैप में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो
ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है। अधिपति किसका हो जाता है? मालदेव का। मालदेव का एक पुत्र है जिसको हम वीरा या जैसा के नाम से जानते हैं। वीरा या जैसा, ये इसका पुत्र है। ठीक है, मालदेव का पुत्र है। मालदेव ये कौन? मुछला मालदेव। ठीक है, तो इसका पुत्र है जैसा, या इसको वीरा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि मेवाड़ का उद्धारक है। देखो, रावल शासक का अंतिम शासक था रावल साका रतन सिंह का। ठीक है, और इसी के वंशज है सिसोदा गांव में चला गया कौन? रण सिंह। ये जो रण सिंह है ये सिसोदा चला गया, और इसका पुत्र है रहा, ये वहां पर अधिकार या उसका वहां पर रहता है सिसोदा ठिकाने में। ठीक है, इसी का पुत्र है, राह का पुत्र है लक्ष्मण सिंह। पुत्र लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह का एक बड़ा पुत्र है जिसका नाम है हरि सिंह, और एक पुत्र का नाम आता है हमीर। हमीर हट वाला नहीं, वो हमीर हट चौहान वंश में था। ठीक है, ये मेवाड़ के सिसोदा वंश। ठीक है, तो रावल और राणा शाह का जो सिसोदा थे वो एक ही वंशज थे। अलग अलग स्थान पर जाने के राह चला गया यहाँ सिसोदा वंश की स्थापना की सिसोदा ठिकाने में। और इसका पुत्र है लक्ष्मण सिंह का बड़ा पुत्र है हरि सिंह, और इसका एक पुत्र का नाम है हमीर। तो अब बात करते हैं हम हमीर की। किसकी बात करते हैं? हमीर की। ठीक है ना। हमीर जब इसको पता चला कि ये चित्तौड़गढ़ का ठिकाना है, ये इनके वंशज का है, बहुत ही शक्तिशाली शासक था ये। ठीक है ना, तो इसने यहाँ पर क्या किया था? आक्रमण। किस पर? चित्तौड़ पर। चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और यहाँ पर अधिकार किसका था? जैसा या वीरा का। इसको यहाँ से भगा दिया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। कब? 1326 ईस्वी। तो 1303 से लेकर 1326 के बीच में 23 वर्ष तक जो मेवाड़ का शासन था वो इधर उधर चलता रहता था। कैसे? देखो, 1303 में रतन सिंह केसरिया करता है, एक उस पर अधिकार कर लेता है। फिर खिजरा का वहां थोड़ी कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन वो भी नहीं टिक पाता है। फिर आता है मुछला मालदेव के बाद उसका पुत्र रहता है वीरा या जैसा। तो 23 वर्ष तक ये जो चित्तौड़ का शासन है ऐसे हिलता डुलता चला जाता है। तो अब हम बात करेंगे हमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया कब? 1326 में। याद रखना, हमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था 1326 में। वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है। अब कहानी मेवाड़ की सबसे मतलब वापस शुरू होगी। ठीक है ना। यहां तक तो एक बार रतन सिंह रावल शासक का अंतिम शासक था, वो मारा गया युद्ध में, तो रावल शाखा का अंत हो गया। अब हमीर है जो ये राणा शाखा से संबंधित है, राणा शाखा से। ठीक है, तो याद रखना हमीर है जो राणा शाखा से है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और शेयर कर दो यार, और शेयर के साथ साथ इसको लाइक करो। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करो हमसे, हम आपका उस पर तुरंत आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है ना। और क्वेश्चन ये होने चाहिए, क्वेश्चन मतलब क्लास के रिलेटेड होने चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ राजस्थान हिस्ट्री और आप क्वेश्चन कर रहे हो ज्योग्राफी के, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू आए थे हमारे पिछले वीडियो में, लेकिन वो हम प्रयास करेंगे कि वो जल्द से जल्द उन इशुओं को समाप्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, और हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको निराश नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है।
तो हम बात कर रहे थे किसकी, हमीर देव की, हमीर देव की, सॉरी हमीर, हमीर यह शासन करता है 1326 से 1364 ईस्वी तक। ठीक है, इसने सिसोदिया राजवंश की नींव रखी। वेरी इंपॉर्टेंट, सिसोदिया राजवंश की नींव किसने रखी, हमीर ने। याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है। ठीक है ना, फिर मत बोलना कि सर आपने समझा नहीं, अच्छे से बोला नहीं। ठीक है ना, अब इसको कहते हैं वापस, इसने मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं इसको, मेवाड़ का उद्धारक। सर मेवाड़ का उद्धारक तो भामाशाह, मतलब भामाशाह को भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। ठीक है ना, तब उस आर्थिक सहायता की वजह से प्रताप ने वापस सैन्य सामग्री या सैन्य क्रम जो भी उनको इकट्ठा किया और फिर से उसने अकबर के विरुद्ध युद्ध किए थे। तो इसको क्या कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक। ठीक है ना, अब हमीर का पिता आपको मैं वापस बताता हूं, इनके पिता थे, पिता का नाम क्या था, लक्ष्मण सिंह सिसोदिया। ठीक है, अब हमीर के जो समकालीन था, इसके समकालीन दिल्ली का शासक MBT, बोलो सर MBT क्या है, तो आपको शॉर्ट तरीका याद रखना चाहिए, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इसका शासन था दिल्ली में, और इसके मध्य क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं सिंगोली का युद्ध। पर्टिकुलर इसकी डेट दे नहीं रखी है। ठीक है ना, डेट में कंफ्यूज है, तो मैं भी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो डेट नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन बहुत कम आता है, कम पूछा है, क्योंकि इतिहास में क्वेश्चन वहीं से आते हैं जब उसका पर्टिकुलर, उसकी डेट, समय, तिथि सब दे रखा है। ठीक है, तो आपको इतना ही याद रखना है। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, वो सिंगोली का युद्ध हुआ था, और इसमें पराजित कौन होता है, पराजित होता है MBT, और विजय होता है हमीर। ठीक है, तो विजय हो गया कौन, हमीर, और हार किसकी हो जाती है, मोहम्मद बिन तुगलक की। तो ये अब हमीर के बारे में जानकारी कहां से मिलती है हमें, वेरी इंपॉर्टेंट है जानकारी। हमीर मद मर्दान एक ग्रंथ है, किसका, मोहम्मद जायसी का। ये क्या है, ग्रंथ किसका है, मोहम्मद जायसी का। इससे हमीर के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, फिर हमीर के बारे में इसकी कुछ उपाधि भी आती है हमारे सामने कि इनकी उपाधि क्या है। तो आप एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि हमीर 1326 से 1364 ईस्वी तक शासन करता है। ये सिसोदिया राजवंश की नींव रखता है। ठीक है, फिर इसको मेवाड़ का उद्धार कहते हैं। जानकारी कहां से मिलती है, हमीर मद मर्दान, कौन, ये ग्रंथ किसका है, मोहम्मद जायसी का। इसके पिता है लक्ष्मण सिंह सिसोदिया, समकालीन शासक है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का। इनके मध्य सिंगोली का युद्ध होता है और मोहम्मद बिन तुगलक की हार होती है। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 नाम है इसके, वो आपको याद करने ही होंगे। कौन कौन से नाम है, इनकी जो उपाधि है वो एक तो विषम घाटी पंचानन,
ये कहां से लिखा होता है? कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पंचानन यानी विषम विकट परिस्थितियों में भी शेर के समान यानी पंचानन यानी जिसके हाथों में 5 नाखून के मतलब नाखून होते हैं ना, जिसको कहते हैं पंजा। तो विषम घाटी विषम परिस्थितियों में भी शेर के समान शासन या जो सामना करने वाला है वो है हमीर। कौन है? हमीर। तो इसको कहा गया विषम घाटी पंचानन। किसमें लिखा गया है? कीर्ति स्तंभ में। अब इसको एक नाम और दिया गया है, वीर राजा। क्या दिया गया है? विश्व घाटी पंचानन आपको कीर्ति स्तंभ में मिलेगा। और वीर राजा ये किसने कहा था? कुंभा ने कहा था इसको। कुंभा ने वीर राजा। ठीक है। और तो ये दो वेरी इंपोर्टेंट है, विषम घाटी पंचानन और वीर राजा। ये उपाधियां ज्यादातर उपाधि और युद्ध से क्वेश्चन बनते हैं इतिहास में, तो आप इसकी उपाधि को याद रखना अच्छे से। कहां से क्वेश्चन का ये आएगा आपके सामने कि कीर्ति स्तंभ में किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, या कीर्ति स्तंभ में हमीर को किस नाम से संबोधित किया गया है या किस उपाधि से संबोधित किया गया है, वो है विषम घाटी पंचानन। ठीक है, वीर राजा हो गया। अब हमीर तक बात हमारी हो जाती है समाप्त। अब हमीर के बाद इसका पुत्र आता है जिसका नाम है खेता, या इसको कहते हैं क्षेत्रसिंह। अब खेत ने आपको क्षेत्रीज ना। ठीक है। और एक चीज याद रखना दोस्तों, मेवाड़ में जो भी शासक हुए ना वो अपने शॉर्ट नाम से प्रसिद्ध हुए। कैसे? जैसे महाराणा प्रताप है तो उनको क्या कहते थे? प्रताप। महाराणा सांगा तो उसको क्या कहते थे? सांगा। कुंभा। अब खेता इसका रियल नाम क्षेत्रसिंह है। ठीक है ना। तो जो शॉर्ट नाम है वो मेवाड़ से संबंधित है, याद रखना, ये जानकारी के लिए बता देता हूं। ठीक है। अब इस खेता का पुत्र आता है, खेता का पुत्र आता है लाखा। वेरी इंपोर्टेंट है लाखा। अब इसके दासी पुत्र है, दासी पुत्र चाचा हुआ मेरा। अच्छा, दासी पुत्र कैसे, ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलो, चाचा और मेरा ये जो दासी पुत्र है ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। एग्जाम में तो नहीं आएगा लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको ये कंफ्यूज आपका दूर कर देता हूँ मैं। ठीक है ना। और मेरा यही कर्तव्य है कि मैं आपके सारे कंफ्यूज को क्लास के अंदर ही पूरे करूँ। और कोई भी प्रकार का आपके सामने कंफ्यूज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको वो सारे कंफ्यूज दूर कर सकूं। ठीक है। तो दासी पुत्र का मामला क्या है कि दासी पुत्र कौन है? जैसे ये है राजा और इसका पुत्र है राजकुमार। क्या कहलाता है? राजकुमार। अब राजकुमार है, या तो शादी राजा की होगी, विवाह विवाह किससे होता? किसी ना किसी राजकुमारी से होता है, राजकुमारी से विवाह। ठीक है। या तो इसका होगा या इसका होगा। भाई नौजवान होगा, शादी के लिए उम्र हो जाती है तो विवाह हो जाता है। लेकिन पहले क्या था कि जो जैसे मारवाड़ है, जालोर है, मेवाड़ है, ये एक देश होते थे, तो इनका जो अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने के लिए एक दूसरे राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध रखते थे ताकि इनके जो अच्छे संबंध हो सके। तो 1 2 4 5 शादियां इनको करनी होती थी। ठीक है ना। तो ये जो राजकुमारी है ये विवाह करती है। ठीक है। जब शादी करके ये आ जाती है, इस राजकुमार से शादी करती है, और जब ये राजकुमार बनता है क्या? राजा, तो ये क्या कहलाएगी? रानी। और 3 4 शादी राजा कर लेता है
तो जो सबसे बड़ी होती है उसको कहते हैं हम महारानी। दोस्तों यहां तक तो बात आ गई समझ में। मान लो राजा की हो जाती है क्या, मृत्यु, उसके बाद ये जो महारानी है, ये जो रानी है, ये क्या कहलाएगी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना। यानी राजा की मृत्यु के बाद रानी को क्या कहते हैं? भाई राजा की मृत्यु हो जाए तो पीछे कौन बची? रानी। तो रानी को क्या कहते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैसेज करो आप जल्दी से। तो मैं बता देता हूं जानकारी के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राजा की मृत्यु के बाद इस रानी को हम क्या कहते हैं? राजमाता। क्या कहते हैं? राजमाता। आपको ये क्वेश्चन कोचिंग में बता देना इसका जवाब, तो मुझे बता देना कि सर हाँ उस कोचिंग में उस सर ने बताया। नहीं बताता है ये चीजें, ठीक है ना, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि हम आपको पूरे इतिहास से रूबरू कराएं। राजमाता कहते हैं इसको। और भारत की अंतिम राजमाता कौन है? कौन थी? भारत की अंतिम राजमाता कौन थी? यह भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना मुझे, ठीक है। यदि जिसने सही ढंग से इतिहास पढ़ा ना, वो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, वरना नहीं दे पाएगा। तो मैं आपको बताता हूं, भारत की अंतिम राजमाता थी कृष्णा कुमारी, जो कहां की थी? जोधपुर। हनुमंत सिंह क्या थी? पत्नी। हनुमंत सिंह की पत्नी, जिसका हाल ही में निधन हुआ था, ठीक है ना। उससे पहले गायत्री देवी थी, ठीक है ना। काफी गाइड अपडेट नहीं हुए हैं, जो पुराने गाइड है उसमें आपको गायत्री देवी मिलेगा, लेकिन आपको गाइड अपडेट हो या नहीं हो, लेकिन आपको अपडेट रहना जरूरी है, ठीक है। तो कृष्णा कुमारी याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भारत की अंतिम राजमाता कौन थी। तो भारत की अंतिम राजमाता कृष्णा कुमारी थी, जो जोधपुर से थी, हनुमंत सिंह की पत्नी थी। तो यहां तो ये मैटर हो गया। अब दासी का क्या आता है? देखो, राजकुमारी का जो विवाह होता है ना, ठीक है, तो वो साथ में लड़कियों को भेजते हैं दहेज में। जैसे अभी हम दहेज में देते हैं ना, कैसा स्विफ्ट डिजायर दी, स्कॉर्पियो दी, स्कूटी दी, वैसे ही पुराने समय में जितनी रानी के साथ दासियां देते उतना उसका ज्यादा मतलब होता था माहौल, कि भाई हाँ उस राजा ने 50 दासियां भेजी, वो चाहे किसी भी समाज मतलब जाति की हो, वो साथ में भेजते थे ताकि उनके जो काम है वहाँ के जो वो देख सके। तो वो दासियां होती थी। अब इस दासियों में भी प्रमोशन होता था। राजा चाहता तो प्रमोशन कर सकता था। कैसे? कि कुछ दासियों को बोलते थे कि आप पर्दे में मत रहो, मतलब पर्दे के बाहर मत रहो, पर्दे में रहो, पर्दे में, ठीक है ना। और पर्दे में कुछ दासियों का इसमें से और प्रमोशन हो जाता था, जिसको पासवान, रानी का दर्जा मिल जाता। देखो, अब राजा ने कोई चीज पसंद आ जाती तो प्रमोशन तो हमारे हाथ में जो, अब वो तो है नहीं कि मंत्रिमंडल का गठन होगा और संसद में विधेयक बिल पेश होगा, बिल को 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। यदि हम लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में नहीं होता है, राज्यसभा में हो जाता है, लोकसभा में नहीं होता है। तो ऐसा तो कुछ था नहीं। राजा को यदि कोई चीज पसंद आ जाती तो उसको प्रमोशन कर देते। जैसे प्रमोशन, जैसे मान लो कोई नया व्यक्ति है जो सेना में भर्ती होता है और उसकी वीरता को देख कर राजा उस पर मतलब गर्व करता है, तो उसको सेनापति से मतलब सैनिक से सेनापति बना देता है। तो वैसे ही इस दासियों का प्रमोशन हो जाता था और इनसे होने वाले पुत्र क्या कहलाते थे? दासी पुत्र। और दासी पुत्र यही है कौन? चाचा व मेरा,
ठीक है, ये किसके दासी पुत्र है? खेता के, ठीक है ना। और दासी पुत्र आएंगे कौन? बनवीर नाम सुना होगा आपने, जिसने उदय सिंह को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन पन्नादाई ने सूझबूझ के साथ अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई थी। तो ये दासी पुत्र आगे बड़ा मैटर होगा इनका, ठीक है। तो ये था हमारा, आपको जानकारी के लिए बता दिया मैंने। अब हम बात करेंगे आगे राणा लाखा की, ठीक है। और लाखा बहुत ही भाग्यशाली बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लकी, यानी भाग्यशाली होता है ना, उसको क्या कहते हैं? लकी कहते हैं। तो लाखा से आप सीधा लकी याद रखना। राणा लाखा, ठीक है। राणा लाखा क्या होता है? भाग्यशाली, और इंग्लिश में कहते हैं LUCKY, लकी सिंह कह सकते हैं। लकी सिंह कैसे? अब जिस व्यक्ति के भाग्य अच्छे होंगे उनके पास कोई भी चीजें सामने से आएंगी। अब सामने से क्या आता है कि इसके शासनकाल में बंजारे ने एक झील का निर्माण किया था, झील का निर्माण, और उस झील का नाम है पिछोला झील। पिछोला झील क्यों नाम दिया? कि जो राणा लाखा के महल थे, ठीक है ना, चित्तौड़ में, उन महलों के पीछे इस पिछोला झील का निर्माण, तो इसके मतलब महलों के पीछे झील है, तो इसको पिछोला झील नाम दिया गया। तो बिना कुछ खर्च किए, बिना कुछ मेहनत किए लाखा को ये पिछोला झील मिल गई, जिससे पेयजल की समस्या समाप्त हो गई, ठीक है। अब इसी काल में जावर नाम सुना होगा आपने, कहाँ है? उदयपुर में चांदी की खान मिली। अब चांदी की खान मिली तो आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, ठीक है। और ये एशिया की सबसे बड़ी खान है, एशिया की सबसे बड़ी, ठीक है। तो दो चीजें हो गई, जावर में चांदी की खान मिल गई इसको, और इसकी झील पिछोला झील। अब पिछोला झील में एक आता है जग मंदिर, नीचे शायद आपको दिखेगा नहीं, मैं नीचे समझा दूं। तो याद रखना ये जावर में चांदी की खान मिली। अब इसी पिछोला झील के साथ साथ आपको थोड़े कॉन्सेप्ट बता देता हूं। पिछोला झील के अंदर जग मंदिर और एक है जग निवास महल। तो ये बनाया था जगत सिंह फर्स्ट ने, और ये बनाया जगत सिंह सेकंड ने, ठीक है। तो याद रखना जग मंदिर पहले बना है और जग निवास महल बाद में बनता है। जगत सिंह फर्स्ट ने बनाया था जग मंदिर, ठीक है, और इसी के पास महल बनता है, वो बनाया जगत सिंह सेकंड में। ये एक चीज पिछोला झील वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसके किनारे नटनी का चबूतरा है। कहां है? उदयपुर। बहुत आप यदि उदयपुर जाते हो और आप नटनी का चबूतरा नहीं देखते हो ना, तो आपका सारा उदयपुर देखा हुआ कि कुछ काम का नहीं है, ठीक है। इस नटनी के चबूतरे का भी इतिहास है, मैं आपको आगे वाली क्लास में बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कितना मिनट है? लगभग 40 तक है, ठीक है। तो ये था नटनी का चबूतरा उदयपुर। अब राणा लाखा का जो पुत्र है इसका, यहां से शुरू होता है, बहुत ही टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। पुत्र है मोकल, कौन है? मोकल। उस समय जोधपुर का शासक, एक बार इसको मिटा देता हूं,
देखो भाग्यशाली था, इसको हम लकी सिंह के नाम से याद रख सकते हैं, ठीक है। और लकी सिंह कैसे, इसके काल में बंजारे ने झील का निर्माण किया था जिसका नाम है पिछोला झील, ठीक है ना। और इस झील में जग मंदिर जो जगत सिंह फर्स्ट ने बनवाया था और जग निवास में जो जगत सिंह सेकंड ने बनाया था, ठीक है। इसके किनारे नटनी का चबूतरा है, कहाँ है, उदयपुर में, ठीक है। अब इसका पुत्र है जिसका नाम है मोकल, पुत्र है मोकल। और इसके समकालीन आपको बता दो, थोड़ा मैप आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ये है चित्तौड़ और यहां है लाका, और ये हमारा मारवाड़ है, मारवाड़ में लाका और इसका पुत्र है, पुत्र इसका चूड़ा है, मोकल तो इसका भाई है। तो राणा लाखा और इसका पुत्र है चूड़ा। अब एक बार इसको आप समझने के लिए हम राणा चूड़ा बोल सकते हैं, ठीक है ना। राणा तो नहीं बना है, यानी राजा बनता है तब ये राणा और महाराणा की उपाधि लगाते हैं, लेकिन ये चूड़ा राजा नहीं बनता। लेकिन समझने के लिए आपको एक बार राणा लगाना होगा। और इसके समकालीन ये है मारवाड़, उस समय था नहीं, उस समय था मंडोर। क्या था, मंडोर का शासक था राव चूड़ा। अब आपको समझ में आ गया कि मैंने राणा चूड़ा क्यों बोला। तो ये था राव चूड़ा यहां पर था, और ये राणा चूड़ा। और इसकी एक बेटी है, उसका नाम था हंसाबाई, और इसका एक पुत्र है, उसका नाम है रणमल राठौड़। रणमल राठौड़। तो हुआ ये कि भाई ये अलग अलग उस समय देश थे, राज्य थे, जो भी हम कह सकते हैं। तो एक दूसरे के साथ वैवाहिक समझौते होते थे। तो राव चूड़ा ने इस चूड़ा के लिए क्या भेजा था, नारियल, यानी रिश्ता भेजा था। तो कहा जाता है कि जब दरबार में वो रिश्ता लेकर कोई आया था, तब लाखा ने ऐसा एक कमेंटमेंट किया था कि रिश्ते तो युवा और नौजवानों के लिए आते हैं, हम बुढ़ों के लिए कौन रिश्ता लेकर आए, ठीक है। तो ये चूड़ा था, ये बहुत ही पिता आज्ञाकारी था, पितृ भक्ति थी इसमें। तो इसने कहा पिताजी कोई बात नहीं, मेरे लिए आया है तो कोई नहीं, ये रिश्ता आप इनके साथ रिश्ता कर सकते हो। या फिर ऐसा कुछ हुआ उस समय। अब पूरा में इतिहास इतना नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यदि कुछ बातें ऐसी भी हो जाती है जो फालतू में विवादित हो जाती है। तो ऐसा कहीं मिलता है कि पता नहीं जो भी हुआ था, या हम कह सकते हैं कि भाग्य था इनका। और वो क्या नहीं कि जिन हाथ ले लिक्विड है नहीं, वीणे हाथ इस शादी हुए करे। अपन मारवाड़ी कहावत नहीं है क्या, काला तिल खरड़ा है। तो काला तिल चूड़ा नहीं खरड़ा हंसा भाई रे, काला तिल खरड़ा लाखा रहा। तो ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये नारियल आना तो था चूड़ा के पास, लेकिन यहां से पोस्ट पेड होकर पहुंच गए लाखा के पास। देखो बड़ा खतरनाक था। अब देखो कि अब ये भी कोई हो सकता है कि बेटे की उम्र हो जाती है शादी के लिए, और उस समय बाप शादी करता है। आप मान लो आपके घर पे कोई रिश्ता है, ठीक है, आपके लिए, और आप पापा कहते हैं कि बेटा थो रुक मन करन दे, तो आप ये सहन कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। लेकिन चूड़ा ऐसा नहीं था, बहुत ही पितृ भक्ति थी। उसने बोला कोई नहीं पिताजी, आपके लिए मैं ये बलिदान दे सकता हूं। तो दोस्तों बलिदान देना सीखो, ठीक है ना। यदि आपने कभी भी बलिदान दिया ना, तो आपको जीवन में मतलब बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो चूड़ा ने किया था क्या, बलिदान देना। ये पिता की इच्छा होगी, पिताजी की इच्छा होगी तो मैंने पूरी करने की बेटा रो फर्ज बढ़िया करे। याद रखना, ठीक है। पिताजी की इच्छा होती है कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट बने,
तो हमारा फर्ज बनता है कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट बनकर दिखाएं, ठीक है ना। चाहे वो 4th ग्रेड चपरासी हो, चाहे IAS हो, चाहे RS हो, ठीक है ना। पिताजी का ये सपना है, उसको हम पूरा करने, उनकी इच्छा है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, अच्छे पद पर पहुंचे। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनकी जो इच्छा है वो पूरी करें, ठीक है। तभी तो पिता मतलब बाप बेटा का रिश्ता होता है यार। पिताजी की इच्छा हम पूरी नहीं कर पाते हैं तो हमारा जीवन जीवन नहीं है, कुछ नहीं है हमारा जीवन। हम अपनी मर्जी की कर रहे हैं क्योंकि हमने इसलिए, हमारे पिताजी ने इसलिए पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, नहीं, हम उनकी इच्छाओं के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। उनकी इच्छा है कि हम अच्छे इंसान बने, अच्छी जॉब करें, अच्छे पद पर रहे, ठीक है ना। तो ये इच्छा हमें पूरी करनी चाहिए। तो चूड़ा ने भी यही किया था कि लाखा मतलब के पिताजी को बोला कि आप शादी कर सकते हो। और जो ये व्यक्ति आया था ये वापस पहुंचा रणमल के पास और बोला कि मैंने मेवाड़ में आपकी बहन का रिश्ते के लिए लाखा को नारियल दे दिया है। तो ये बात सुनता है कौन? रणमल सुनता है। तो ये स्पष्ट मना कर देता है कि मैं उस बुढ़े के साथ मेरी बहन का रिश्ता नहीं करूंगा। यदि रिश्ता करूंगा तो एक शर्त के साथ करूंगा। अब शर्त क्या है कि हंसा भाई और इस लाखा का जो पुत्र होगा वो मेवाड़ का होगा क्या? उत्तराधिकारी। क्या होगा? मेवाड़ का क्या होगा? उत्तराधिकारी। देखो शर्त बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है ना। अब इस शर्त को लाखा तो मंजूरी दे नहीं सकता। यदि लाखा मंजूरी दे दे, क्योंकि हमारे जो राजा थे उनका सिद्धांत होता था कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। तो बड़ा बेटा कौन है? चूड़ा। तो स्वाभाविक है कि इसका उत्तराधिकारी चूड़ा ही होगा। तो इस शर्त को भी चूड़ा ने कहा पिताजी आप चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं इस शर्त को मानता हूं और मैं प्रतिज्ञा करता हूं। देखो प्रतिज्ञा आज तक 2 व्यक्तियों ने की थी। एक तो भीष्म पिता ने महाभारत में की थी, जिसने आजीवन शादी नहीं की थी, ठीक है ना। और दूसरी प्रतिज्ञा की थी चूड़ा ने कि मैं और मेरा वंशज कभी भी मेवाड़ का शासन पर मतलब राज नहीं करेंगे या उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म। हाँ, अधिकांश गाइडों में यह लिखा होता है कि चूड़ा ने शादी नहीं की थी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, चूड़ा ने शादी की थी। इसने प्रतिज्ञा किस चीज की ली थी? कि मैं मेवाड़ की राजगद्दी पर मैं और मेरे वंशज मेवाड़ की राजगद्दी पर कभी भी अधिपति या उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे, ठीक है। इस बात का परिणाम क्या होता है? जब उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है तो महाराणा प्रताप का जो राजतिलय करते हैं वो कौन करते हैं? चूड़ावत करते हैं। आपने शायद हम जब महाराणा प्रताप की बात करेंगे वहां की, तो चूड़ावतों ने इनका क्या किया था? राजतिलय किया था, ठीक है। तो चूड़ावत के वंशज थे। भाई शादी नहीं की होती तो वंशज कहां से होते? तो शादी इन्होंने की थी, ठीक है ना। मेवाड़ का भीष्म गले, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की। तो शादी के बाद हंसामाई और ये हंसाबाई और लाखा से एक होता है पुत्र, पुत्र का नाम है मोकल, ठीक है। और कम समय में 10 या 11 वर्ष का था तब इस क्या हो जाती है? इसकी हो जाती है मृत्यु, ठीक है ना। तो इनको बनाते हैं राजा, ठीक है। और इसका जो अब छोटा बालक है 10-11 साल का, क्या शासन संभाल सकता है? तो इसका संरक्षक बना था, संरक्षक बना कौन था? चूड़ा, ठीक है ना। और इसकी जो राजमाता थी वो है हंसा बाई। मैंने आपको समझाया था ना कि राजमाता मतलब राजा की मृत्यु के बाद उस रानी को क्या कहते हैं? राजमाता, ठीक है। तो संरक्षक बना कौन? चूड़ा। लेकिन यह हंसाबाई हमेशा इस चूड़ा को शक की दृष्टि से देखती थी। किसकी दृष्टि से? शक की दृष्टि से, कि कहीं मेरे पुत्र की हत्या करके चूड़ा ये राज या जो मेवाड़ की गद्दी अपना ना ले। तो शक की दृष्टि से देखा तो इस बात का पता चलता है चूड़ा को
और चूड़ा चला जाता है कौन, कहाँ, मांडू। मांडू कहाँ है, एमपी। लेकिन ये बोल के जाता है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन जब भी मुझे जरूरत, मुझे लगेगा कि मेवाड़ में मेरी जरूरत है, तब मैं वापस आऊंगा। और ये कब आया वापस, कुंभा के समय वापस आया था। ठीक है, राणा कुंभा के समय ये वापस आया था। ये वहां से चला गया। हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को बुला लिया था, रणमल राठौड़। यहां से सारा इतिहास मेवाड़ का पलट जाता है। कहते हैं ना, ये मारवाड़ी में क्या होता है ना, कि खेत में आलो, घर में आड़ो, घर में हाड़ो, दीवार में आड़ो, और खेत में आलो, काम रो नहीं है। ठीक है, यानी दीवार में जिसे अलमारी कहते हैं ना, उसको मारवाड़ी कहते हैं आड़ा, और घर में साड़ा। बड़े खतरनाक होते हैं ये। ठीक है ना, यदि घर में, यदि आपके घर में आपके पापा मम्मी की ना चलकर आपके मामा की चलती है ना, तो वो घर कभी सक्सेस नहीं होता है। ठीक है ना, तो रणमल राठौड़ आ गया था, और इसने बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति की। राठौड़ों की नियुक्ति करता है कौन, रणमल राठौड़। ठीक है ना, तो मेवाड़ के जो सरदार थे वो इस बात से नाराज हो चुके थे। फिर बात आगे बढ़ती है कि ये जो मोगल है, कौन, ये मोगल गुजरात अभियान में जाता है, और वहां पर इसके जो चाचा व मेरा दासी पुत्र होते ना, वो इनकी क्या करते थे, हत्या। और वहां से किसी विकट परिस्थितियों में इनके जो सरदार है वो आगे कुंभा को जैसे तैसे बचाकर लेके आ जाता है। तो ये था आज का हमारा, आज की क्लास। इसमें बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैंने समझाया है। आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसको आप लाइक जरूर करना, शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कि सर ये आज की क्लास आपकी कैसे रही है। ठीक है ना, सुधार करने के और भी हम प्रयास करेंगे। हमारे सोशल मीडिया, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक से आप जुड़ते रहें, वहां पर आपको हमेशा अपडेट दिया जाएगा। ठीक है, और भी आपके साथ हमेशा हम तत्पर रहेंगे कि आपकी विचारधाराओं को हम समझ सकते हैं, और आपकी जो ख्वाहिश है, ठीक है, वो हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।